नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। समानता एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत भारी लगता है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे कानूनी अधिकार सिर्फ मोटी-मोटी किताबों में बंद नहीं है। हम शुरुआत करेंगे अपने संविधान की मजबूत नींव से और पहुंचेंगे सीधे आज के डिजिटल युग तक। अक्सर हमें लगता है कि अदालतें और उनके फैसले हमारी आम जिंदगी से बहुत दूर की बात है, लेकिन सच बताऊं, ये हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू से जुड़े हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि वक्त के साथ साथ समानता के अधिकारों ने खुद को कैसे बदला है और कैसे अदालतों ने पुराने तौर तरीकों को चुनौती देकर हमारे अधिकारों को एक नया रूप दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज की हमारी रूपरेखा क्या है। हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, समानता का आधार। दूसरा, भरण पोषण और सामाजिक न्याय। फिर हम देखेंगे 2025 के कुछ बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसले। और आखिर में बात होगी डिजिटल हिंसा के खिलाफ हमारी ऑनलाइन लड़ाई की। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, समानता का आधार, यानी हमारे संवैधानिक अधिकार। देखिए, जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं तो शुरुआत संविधान से ही होती है। अनुच्छेद 14 से 18 कोई मामूली कागजी नियम नहीं है, बल्कि ये एक तरह से हमारे देश में समानता की रीढ़ है। हमारा संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है, यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे अनुच्छेद 14 को ही लें, जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को पूरी तरह से रोकता है। इसी तरह अनुच्छेद 16 नौकरियों में सबको समान मौके देने की बात करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों को हटाता है ताकि कोई भी खुद को समाज में दूसरों से ऊपर न समझे। कुल मिलाकर ये सभी प्रावधान मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां सबके साथ न्याय हो सके। अब हम आते हैं दूसरे और बहुत ही व्यवहारिक हिस्से पर, भरण पोषण और सामाजिक न्याय। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हमारे संविधान के जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं ना, वो सिर्फ हवाबाई बातें नहीं हैं। ये सीधे तौर पर समाज के सबसे कमजोर लोगों की ढाल बनते हैं। इसका एक परफेक्ट उदाहरण है आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125। ये किसी एक धर्म या वर्ग का कानून नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष और समान नागरिक उपाय है। इसका इकलौता मकसद ये है कि अगर कोई आश्रित है तो उसे दर दर की ठोकरें न खानी पड़े और उसे तुरंत राहत मिले। एक तरह से ये धारा समाज कल्याण के एक बहुत मजबूत टूल की तरह काम करती है, ताकि परिवार में कमाने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ एक एहसास बनकर न रह जाए, बल्कि वो एक पक्का कानूनी दायित्व बने। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि हमारी न्यायपालिका का सोचने का तरीका वक्त के साथ कैसे विकसित हुआ है। एक समय था जब अदालतें बहुत ही सख्त हुआ करती थीं। मतलब वो सिर्फ क्या शादी कानूनी तौर पर वैध है जैसे तकनीकी ठप्पों पर ही अटकी रहती थीं। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब अदालतें बहुत ही मानवीय और उद्देश्यपूर्ण नजरिया अपना रही हैं। अब उनका मेन फोकस इस बात पर होता है कि क्या किसी इंसान को सम्मान से जीने के लिए वाकई आर्थिक मदद की जरूरत है। सीधे शब्दों में कहें तो अब कोई भी कानूनी खामियों या तकनीकी पेचीदगियों का बहाना बनाकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। अब इस नए और मानवीय नजरिए का असर ये हुआ है कि कानूनी सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। आज के हालात में चाहे वो एक तलाकशुदा या छोड़ दी गई पत्नी हो या फिर बच्चे हों, और हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कानूनी शादी से हुए हैं या नहीं। इसके अलावा हमारे बुजुर्ग माता पिता भी इस दायरे में आते हैं। मतलब कानून एकदम साफ कर चुका है कि परिवार का जो भी मुख्य कमाने वाला इंसान है, ये उसकी बिना शर्त वाली जिम्मेदारी है कि वो अपने आश्रितों का ख्याल रखे। इस सिलसिले में साल 2020 का एक फैसला बहुत ही बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, और वो है सुप्रीम कोर्ट का रजनीश बनाम नेहा जजमेंट। इस फैसले ने पूरे सिस्टम में एक बहुत ही जरूरी क्लैरिटी और एकरूपता ला दी। अदालत ने साफ कह दिया कि भरण पोषण की जो रकम है वो उसी दिन से मिलनी शुरू हो जानी चाहिए जिस दिन इसके लिए अर्जी लगाई गई हो। और अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो ये बिल्कुल सही भी है। भाई, आर्थिक दिक्कतें तो उसी दिन से शुरू हो जाती हैं जब कोई अलग होता है, ना कि तब जब बरसों बाद अदालत का कोई आखिरी फैसला आता है ना। लेकिन देखिए, सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है। कागजों पर ये कानून चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना दिखें, असल जिंदगी में इन्हें लागू करना अक्सर एक टेढ़ी खीर साबित होता है। हमारे सामने जो डेटा और रिपोर्ट्स हैं वो साफ बताते हैं कि अभी भी कई बड़ी रुकावटें हैं। जैसे लोग अक्सर अदालत के सामने अपनी सही इनकम ही नहीं बताते,
चलिए मान लीजिए आदेश आ भी गया तो उस पैसे को वसूलने में इतने कानूनी पचड़े होते हैं कि इंसान थक जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है अलग अलग अदालतों में एक साथ मामले चलाना, जिसे कानूनी भाषा में फोरम शॉपिंग कहते हैं। इसका मतलब है अपने फायदे के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत भागना। तो ये हमें निष्पक्ष रूप से ये दिखाता है कि इन बेहद जरूरी और जीवन रक्षक कानूनों को जमीन पर उतारने में अभी भी बहुत काम बाकी है। चलिए अब हम अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 2025 के कुछ ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने अधिकारों को एक नया ही आयाम दिया है। साल 2025 न्यायिक फैसलों के लिहाज से बहुत ही एक्शन पैक्ड रहा है। कई ऐसे फैसले आए हैं जिन्होंने पुराने और दख्यानूसी सामाजिक नियमों को सीधे टक्कर दी है। उदाहरण के लिए केरला हाईकोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की संपत्ति में बेटियों का जन्म से ही समान अधिकार है। दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कमर्शियल सरोगसी के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही गैरकानूनी है तो उसके आधार पर ली गई किसी भी सहमति की कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। और कर्नाटक हाईकोर्ट का वो अहम फैसला तो याद ही होगा, जहां उन्होंने कहा कि एक महिला की जाति और आय का निर्धारण उसके पिता से होगा, ना कि उसके पति की आय से, क्योंकि भाई जाति जन्म से जुड़ती है, शादी से नहीं। ये सारे फैसले महिलाओं के हक और उनकी आज़ादी को काफ़ी मजबूती देते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ा ही दिलचस्प और बारीकियों से भरा है। अदालत ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपनी खुद की इनकम छिपाती है तो उसे जो भरण पोषण का पैसा मिलता है वो रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह की आर्थिक मदद है जिसके लिए पारदर्शिता जरूरी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे उसके घर से बेदखल कर दिया जाए। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक सुरक्षित और साझा घर में रहने का उसका मौलिक अधिकार तब भी पूरी तरह से कायम रहता है। यह फैसला बहुत ही खूबसूरती से वित्तीय ईमानदारी और सिर पर छत होने के बुनियादी अधिकार के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचता है। अब जरा इस बहुत ही पावरफुल जजमेंट पर गौर करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि सहनशीलता सहमति नहीं है, यानी एंडोरेंस इज नॉट कंसेंट। अदालत ने साफ किया कि शादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को दूसरे इंसान पर पूरा कंट्रोल मिल गया है। अगर किसी महिला को लगातार अलग थलग रखा जा रहा है, उसका अपमान हो रहा है या आर्थिक तौर पर उसे इग्नोर किया जा रहा है, तो ये सीधे तौर पर मानसिक क्रूरता है और इसके लिए जरूरी नहीं कि दहेज की मांग की गई हो। ये फैसला अपने आप में इस बात की एक बड़ी घोषणा है कि शादी के नाम पर आप किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब तक हमारी पूरी चर्चा अदालतों के कमरों और हमारी आम भौतिक दुनिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही, लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा और सामयिक सवाल खड़ा होता है। क्या कानून और समानता के ये सारे मजबूत अधिकार सिर्फ इस असली दुनिया तक ही सीमित है? क्या समानता हमारी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आकर खत्म हो जाती है? और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी भाग, डिजिटल हिंसा के खिलाफ हमारी ऑनलाइन लड़ाई। अब हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी तेजी से डिजिटल हो रही है, तो जाहिर है कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा के तरीकों को भी बदलना ही होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए UN विमेन इंडिया ने 16 दिनों की सक्रियता का एक बेहद अहम अभियान चलाया है। इसका मेन टारगेट है डिजिटल हिंसा को जड़ से खत्म करना। आज के समय में हम अक्सर सुनते हैं कि किसी का प्राइवेट डेटा ऑनलाइन लीक कर दिया गया, जिसे डॉक्सिंग कहते हैं, या फिर डीप फेक वीडियोज़ और ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसी डरावनी चीज़ें। ये अभियान बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये मांग करता है कि ऑनलाइन दुर्व्यवहार को अब एक नॉर्मल चीज़ मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा, यानी #NoExcuse। अब इस स्लाइड पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये एक कानूनी या किताबी बात को आज की एक बहुत ही मजबूत और जानी मानी आवाज के साथ जोड़ती है। मशहूर अभिनेत्री समांता रुथ प्रभु ने इस अभियान का हिस्सा बनते हुए एकदम सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंसा अब सिर्फ सड़कों या बंद कमरों में नहीं होती, ये हमारी स्क्रीन्स पर भी हमारा पीछा करती है। ये आवाज़ों को दबाती है और सम्मान को ठेस पहुंचाती है। एक पब्लिक फिगर के तौर पर उनका ये कहना हमें ये याद दिलाता है कि स्क्रीन पर होने वाले हर दुर्व्यवहार के पीछे जो शिकार होता है वो कोई डेटा नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान होता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये कैंपेन सिर्फ खोखली जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं है। इसकी कुछ बहुत ही ठोस और सीधी मांगें हैं। पहली मांग, डिजिटल हिंसा को कानून की नज़र में एक साफ और संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए। दूसरी, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उनकी जवाबदेही तय हो।
भाई उनके प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो जिम्मेदारी भी तो उनकी बनती है ना। और तीसरी मांग, ये सभी प्लेटफॉर्म्स पारदर्शी तरीके से अपनी सेफ्टी रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखें। इसका सीधा सा मकसद ये है कि हम ऑनलाइन गाली गलौज और हिंसा को बर्दाश्त करने वाली मानसिकता से बाहर निकलें और एक सख्त जवाबदेही वाला माहौल बनाएं। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान समानता की एक मजबूत नींव रखता है। हमने समझा कि अदालतों ने कैसे भरण पोषण और घर के अधिकारों के लिए नए रास्ते खोले हैं, और आखिर में हमने देखा कि कैसे ये इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया अधिकारों की लड़ाई का एक नया अखाड़ा बन गई है। लेकिन जाते जाते हम एक ऐसा सवाल अपने साथ लेकर जाना चाहिए जो वाकई सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे जैसे हमारी पूरी जिंदगी, हमारा सारा डेटा और हमारी पहचान इस डिजिटल दुनिया में समाती जा रही है, कानून खुद को और कितना और कैसे बदलेगा? क्या हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा इस तेज रफ्तार इंटरनेट का मुकाबला कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।